जय हिंद। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3। ठीक है, इसमें हम एक नियम का एक जो क्वेश्चन है 1 नंबर का, इसमें कह रहा है महोत्सव ज्ञात करने के लिए। महोत्सव का मतलब क्या होगा? महत्तम, यानी महत्तम समावर्तक। तो महोत्सव का मतलब क्या हुआ? महत्तम समावर्तक, इसी को हम महोत्सव कहते हैं। और देखिए, महत्तम का मतलब होता है अधिकतम। अधिकतम मतलब सबसे अधिक। ठीक है, और देखिए सम यहाँ लिखा हुआ है तो सम, और इधर अगर इसको तोड़ें तो इसका मतलब होता है अपवर्तक। अपवर्तक को अगर दूसरा भाषा में लिखें तो गुणनखंड। अगर गुणनखंड को भी दूसरे भाषा में लिखें तो इसका होता है भाज्य, भाजक। क्या होता है? भाजक। यानी किस किस संख्या को, इस मतलब कौन कौन सी संख्या से किसी संख्या को भाग लगा सकते हैं। ठीक है, सम का मतलब क्या होता है? बराबर, यानी सम मतलब बराबर हो गया। ठीक है, अधिकतम मतलब सबसे बड़ी, तो जानबे कर रहे, अधिकतम का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या। अब यहां समझिए, यहां क्या लिखा है? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड बताते कौन कौन होगा। जैसे अभाज्य गुणनखंड में आ जाएगा 1, 2, 3, 5, 7, इस तरह से अभाज्य संख्या। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सिर्फ एक ही, मतलब कि इनको दोबारा नहीं लाया जा सकता। जैसे देखिए 7 है ना, एक ही से और 7 से, इसका 2 ही गुणनखंड हो। जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो उसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य। और गुणनखंड समझ गए कि गुणनखंड मतलब होता है जिस संख्या से उसको भाग लगाया जा सकता है वो संख्या गुणनखंड हो गया। अब यहां समझिए, इसको बनाते हैं। जैसे देखिए अभाज्य संख्या हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं, और अभाज्य संख्या को आप समझ लीजिए। अभाज्य का मतलब हालांकि हम बता दिए, हम बता देते हैं। अभाज्य, अभाज्य का मतलब केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड। गुणनखंड केवल इसमें 2 ही गुणनखंड होंगे, इससे ज्यादा गुणनखंड नहीं हो सकते। जैसे 5 लिए तो सिर्फ 5 में 1 और आ जाएंगे 5। अगर हम 11 लें, 1 उसके बाद 11। अगर हम 31 लें तो 1 और 31। समझ गए? अभाज्य सिर्फ 2 ही गुणनखंड, 1 और वही संख्या जो संख्या है। ठीक, अब आइए नंबर है 24 और 36। किस विधि से इसको? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य निकालने का तरीका बताते हैं। अभाज्य का मतलब ये नहीं, अभाज्य देखो, गुणनखंड का मतलब देखिए अलग चीज होता है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब अलग चीज होता है। अभाज्य का मतलब होता है कि वह संख्या निकालिए जिनको फिर खंडित ना किया जा सके। जैसे 24 ले लें, जैसे 24 ले लें। अब इसको देखिए, इनको अगर 2 से भाग लगाएं तो कितना हो जाएगा? आ जाएगा 12। अगर इनको भी 2 से लगाया जाए तो 6, फिर 2 से 4, 2 से लगाया जाए तो 2। अगर इसको 2 से भाग लगाएंगे मतलब 6 को, तो 3 आएगा। फिर 3 से 1, 1 यहाँ आना जरूरी है। अब सब संख्या देखिए क्या है? अभाज्य संख्या, सब संख्या अभाज्य है। अब यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखें? 24 बराबर, 24 का क्या क्या निकला? 2, फिर 2, 2, 3, और कुछ आया नहीं। एक तो सब में कॉमन रहा। देखिए 36 का अभाज्य कैसे निकलेगा? अगर 2 से इसको भाग लगाएं, 18, 18 दूना 36, फिर 2 से लगाएं तो 9 दूना 18। अब देखिए 2 से इसको भाग नहीं लगाया जा सकता, तो क्योंकि इसका आई अंक जो है 9 है। अब यहाँ इसको 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 1, 3 एकम 3 हो गया ना। अब 24 को लिखते हैं हम, 36 को। तो 36 में क्या क्या लिखा हुआ है? 2, फिर 2, 3, फिर 3। अब यहां देखिए क्या हुआ? सम का मतलब बराबर, यानी जो मिल रहा है। इन दोनों संख्या में, दोनों संख्या क्या निकला? अभाज्य तो हम निकाल दिए, गुणनखंड भी हो चुका है। अब हमको क्या चाहिए? सार्व गुणनखंड चाहिए। देखिए सार्व गुणनखंड मतलब अभाज्य, सार्व गुणनखंड अलग चीज होता है। अब सार्व गुणनखंड मतलब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? और यहाँ क्या लिखा हुआ है? समवर्तक, यानी समापवर्तक, यानी जो इसमें मिल रहा है वो। अब यहाँ लिखते हैं, अतः में
इसको मौसो लिख देते हैं, मौसो। मौसो कैसे लिखे, देखिए इसमें कौन कौन चीज मिल रहा है, दो दो ये मिल रहा है, इसको लिखिए। फिर एक और दो मिल रहा है, फिर इसको लिखिए। अब देखिए दो तीन नहीं मिल रहा, तीन तीन मिल गया, क्या लिखें, तीन तीन लिख दिए। अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, दो चार हो गया, चार तिया 12, इसके जो मौसो आए 12 आया। समझ में आ गया। इस तरह से हम मौसो निकाल सकते हैं, कौन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, अब 2 नंबर समझते हैं। 3 नंबर जो है 40 और 60 है। ठीक है, अब इनका कौन विधि निकालना, अभाज्य गुणनखंड, यानी अभाज्य संख्या निकालनी है। अब देखिए 40 का निकालते हैं, अगर इनको 2 से भाग लगाया जाए तो कितना आएगा, 20। फिर 2 से अगर लगाएंगे तो आ जाएगा 10, फिर 2 से 5, अब इसका 2 से नहीं, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5, तो 1। जब भी आपको लगाना है अभाज्य संख्या से ही लगाना है। हालांकि देखिए आपको कहां तक कम, हालांकि आपको 1 2 3 4 3 5 आएगा, 6 7 8 9 नहीं होगा, 10 11 13 फिर 17 19 23, इतना से ज्यादा संख्या आ ही नहीं सकता। ये संख्या आपको बड़ा कम आएगा, अभाज्य संख्या है। कौन संख्या है, अभाज्य। इसके बाद देखिए 29 31, इस तरह से हो जाएंगे, 37 होता रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। अब देखिए ये सब अभाज्य निकल रहा है और गुणनखंड भी है। ठीक, अब इसको लिखते हैं, 40 बराबर 2, फिर 2 गुना, फिर 2 गुना, फिर 5। अब 60 का देखते हैं, 60 का अभाज्य निकालते हैं, 2 से 30, फिर 2 से 15। अब देखिए 2 से नहीं, 5 से, 3 से, 3 5 15, फिर 5 से 1, अब 1 आ गया, यहाँ भी आ गया 1। अब इसका लिख लीजिए, 40 यहाँ लिखे, 60 देखिए इसका आया 2, फिर 2 3 आया 5। अब हम यहाँ लिखते हैं अतः मौसो, क्या निकालेंगे, मौसो। अब इनमें क्या कर, मौसो का मतलब महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। अब इसमें कौन सी संख्या, देखिए ये संख्या मिल रही है, उसके बाद देखिए ये संख्या मिल रही है, इसके बाद देखिए ये संख्या मिल रही है। उन्हीं संख्या, देखिए ऐसा नहीं कि दोनों संख्या ले लेना, नहीं, एक ही संख्या मिल जो रहा है वही। क्या क्या मिला, 2, फिर ये 2, उसके बाद 5। अब इसको लिखिए, 2 दूना कितना हुआ, 4, और 4 पंचे 20, तो मौसो कितना निकला। अब मौसो को इंग्लिश में क्या कहते हैं, HCF, ये कहते हैं, यानी HCF। इसका पूरा नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, FACTOR फैक्टर। HCF मौसो बता दिए थे, महत्तम समवर्तक, समवर्तक। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आ गया होगा, याद रखिएगा ये सब। ठीक है, तो इस तरह से बी नंबर कंप्लीट हो गया। आंसर कितना निकला, 20। ठीक, सी नंबर देखते हैं, इसका सी नंबर क्या है, 20 50, ये है। अब इसका 20 का देखिए अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख देते हैं। देखिए यहाँ हालांकि ये है, तो यहाँ क्या लिखना, तो ये 20 का लिखते हैं 2 से। पहला अभाज्य छोटी क्या हुआ, 2, इससे 10 आ जाएंगे, फिर अगर 2 से भाग लगाएंगे तो 5, फिर 5 का 1 हो गया। अब 50 का देखिए, 50 का 2 से 25, 25 का 5 से लगाइए, 25 25, फिर 5 एकम 5 हो गया ना। अब इसको देखिए क्या करना, आप जान रहे हैं, अब इनके अभाज्य को लिख लेना, अभाज्य 2, फिर 2 5, अभाज्य हो गए। 50 के अभाज्य लिखिए, 50 के अभाज्य हो जाएंगे 2 5, फिर 5। हम क्या बताए हैं, देखिए
इसमें आता मो इसमें जो मिलेगा, क्या मिला, ये मिल रहा है, उसके बाद ये मिला, उसके बाद कोई मिला, नहीं मिला, तो लिखेंगे 2 गुना 5, तो कितना हुआ, 2 गुना 5 तो 10 आया। तो मौसो कितना आया, मौसो 10 आया। ठीक है, समझ गए होंगे। अब डी नंबर में है 4 और 12। अब इसका देखिए 4 और 12 का निकालते हैं, तो 4 का भाज्य करेंगे 2 फिर 2, 2 से 1 हो गया। अब 12 का देखिए 2 से 6, फिर इसका 2 से 3, 3 से अगर भाग लगाएंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए जितना आप 20 तक का पढ़ा जानेंगे उतना आपके लिए बहुत बेहतर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका निकालते हैं क्या होगा। इनका अगर देखें तो 4 का क्या क्या आया, 2 फिर 2 आया। 12 का देखिए क्या क्या आया, 2 2 और 3, यही आया ना। अब इसमें अगर मौसो निकालें, अतः मौसो बराबर, तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 2, फिर कॉमन क्या आ रहा है 2, उसके बाद कुछ नहीं आ रहा है, तो लिख दीजिए 2 गुना 2 बराबर 4। तो मौसो क्या आया 4। समझ गए। इस तरह से सी और डी दोनों हो गया। मौसो बड़ा आसान से समझे। अब हम आइए डी नंबर में, देखिए इसमें दो सवाल है, 2 का गुणनखंड करना। अब देखिए 3 संख्या वाले आएंगे ई नंबर में है 12, 72 और 84। 3 अंक आ गए, तीनों का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो पहले 12 का देखिए 2 6, 2 से अगर लगाएंगे भाग 6 आया। फिर 3 का पढ़ा पढ़ेंगे, 2 का 2 से फिर पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, फिर 3 का 1, अब नहीं लगेगा, तो यहाँ लिखिए 12 बराबर 2 गुना 3। अब 72 का कीजिए, 72 का अगर लिखें फिर पहले 2 से तो 36, 2 से 18, फिर इसको 2 से 9, 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3। ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए कि कौन पढ़ा किस अक्षर में है। ठीक है, अब इसको यहाँ सेटलमेंट नहीं होगा, पहले सबको निकाल लेते हैं। 84 देखिए क्या होगा, 84 का अगर 2 से भाग लगाएं तो 84 का हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4, इसका 2 यानी 42 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 21। अब देखिए 2 को 21 से भाग नहीं लगा सकते, 3 से लगाइए। ठीक है, 3, तो 3 से लगाएंगे तो कितना आएगा 7 या 21, फिर अगर 7 से लगाए 1, अब 1 सबके यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। अब 12 का पहले लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ 12, 2 गुना 2 3, ये हो गया। 72 का लिखते हैं, 72 का आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। 84 का लिखते हैं, 84 का आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। ठीक है, अब इसका मौसो यानी अतः मौसो क्या कहेंगे इंग्लिश में, HCF। ठीक है, और बताइए द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मौसो का मतलब हुआ महत्तम समर्थक, मतलब जो जो इसमें मिल रहा है। अब यहाँ देखिए पहला अक्षर ये मिला हुआ, उसके बाद देखिए ये मिल रहा है, उसके बाद देखिए 3 तो आ रहा है, देखिए अगर 3 मिलाएं, देखिए मिल गया, तो इसको लिख दीजिए 2, फिर क्या मिल रहा है, फिर 2 और उसके बाद मिला 3, उसके बाद कोई मिला, देखिए नहीं मिला तो छोड़ दिया उसको। तो क्या लिखें इसको, 4 और 4 तिया 12, इसका आंसर हो जाएगा 12, यानी मौसो कितना आया 12 आया। ठीक, इस तरह से ई नंबर समझ गए। 3 हिसाब, अगर 4 भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, मिलियन देखिए जो इसमें मिलेगा वही ना आपको लिखना है, और फिर वो आने के बाद आप गुना कर दीजिएगा तो आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। है
एफ में है, मतलब 70, 75, 70, 105 और 75। अब यह देखिए, इसका भाज्य निकालिए। 70 का 2 से कितना आ जाएगा? 35। 2 से 35 हुआ। फिर इसको अब इसको 5 से कटाया जा सकता है। 7 पचे 35, फिर 7 से 1। अब इसका नहीं होगा। ठीक है। अब 105 का देखिए, 105 को 3 से भाग लगाते हैं, 5 से नहीं 3 से। अगर इसको भाग लगाएंगे तो आ जाएगा कितना? 3 तिया 9, इसमें बचा 1, 5 तिया 15, ये आया। और फिर इसका अगर 5 से लगाना पड़ेगा तो यह कितना आएगा? 7। तो 7 एकम 7। हाँ, 1 हमेशा यहाँ रहना चाहिए। ठीक है। अब 175 का देखते हैं। 75 का पहले इसको 3 से लगाते हैं। नहीं, 3 से नहीं लगेगा, क्योंकि 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। अब 5 से इसको कटाएं तो क्या होगा? 3 पचे 15 और यहाँ बचेगा 25 25, यानी 35 दाम कटा। फिर इसको अगर 5 से कटाएं तो 7, फिर 7 से 1 आ गया। अब यहाँ लिखते हैं कितना आया? 70 का आ गया 2 5 7। अब देखिए 105 का क्या आया? 3 5 7। 175 का कितना आया? 5 5 7। यही आया ना। अब देखिए कौन कौन मिला? पहला सेक्शन नहीं मिल रहा है, दूसरा सेक्शन मिल गया, तीसरा सेक्शन भी मिल गया। हम लिखते हैं अतः मोसो बराबर 5 गुना 7, 7 पचे 35 हो गया आंसर। ठीक है, 35 का 91, 112, 49। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं इसका क्या आएगा? अभाज्य गुणनखंड। 91 का देखिए, इनको ना 3 से भाग नहीं लगाया जा सकता, 3 से नहीं लगेगा, 7 से लगेगा। 13 सते 91, 13 का 1 आया, बस कंप्लीट। अब 112 का देखिए, 112 का 2 से लगाएं तो कितना आएगा? 2 से आएगा 5 और इसका 6, 56 आएगा। फिर 2 से लगाते हैं तो 28 आएंगे। फिर 2 से अगर भागेगा, 2 से इसका आ जाएगा 7 और 7 का फिर 1, यही आएगा ना, देख लीजिए। ठीक है। अब 49 का देखिए, 49 यानी इसको 7 से अगर भाग लगाएं तो 7 सते 49, और इसका नीचे कोई पढ़ा नहीं है कि जो 49 आ जाए। फिर ये 7 आया, फिर 7 का 1, बस इतना आया। अब बताइए 91 का क्या लिखें? 91 का लिखेंगे 7 13। और 112 का क्या लिखें? 102 गुना 2 गुना फिर 2, इसके बाद 7। उसके बाद 49 का 7 गुना 7, क्या मिला? यहाँ देखिए, ये 7, यहाँ 7 और उसके बाद एक 7। अगर दूसरा 7 लेंगे तो सब में होनी चाहिए, नहीं है ना, एक ही 7 सब में मिला। तो लिखेंगे अतः मोसो बराबर क्या हो जाएगा? 7, सिर्फ 7, बस सिर्फ 7, क्योंकि एक ही को 7 सब में मिला, बाकी में किसी में नहीं मिला। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन करा कि ए दो का दो कर्मागत संख्या, कर्मागत का मतलब है किसी जगह पर संख्या। देखिए जैसे मान के लिए 6 7, अगर 6 7 का अगर निकाले मोसो तो क्या आएगा? 1। क्यों? देखिए 7 से अगर भाग लगाया जाए 6 को, तो देखिए इससे अगर भाग लगाते हैं कितना आता है? 1। 1 को फिर 6 से भाग लगाएं तो 6, खत्म, 6 बार में लगेगा। तो क्या किससे कटा? 1, यानी अब समझिए 1 आया। अगर ऐसे भी करें 6 का इतना फिर 7 का ये, तो 6 को तो समझिए ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह होगा। 7 का क्या होगा? 7 का 1, तो 1 सब में कॉमन मिला तो 1, इसका आंसर हो गया। अब देखिए दो कर्मागत सम संख्या देखिए समझिए यहाँ, जैसे 4 2 4 2 4 हो गए। उसके बाद अगर 6 8 लेंगे तो सम संख्या है कि नहीं है? सम संख्या का मतलब होता है कि जिस संख्या को 2 से पूरा भाग लग जाए
वो संख्या क्या कहलाता है? सम। वो संख्या सम कहलाएंगे। अब इसको अगर 8 से भाग लगाएं, 6 से भाग लगाएं 8 को, दोनों सम संख्या है और दोनों क्या है? कर्मागत। अगर इसके बीच 7 ले लें तो ये विषम हो जाएगा। हमको क्या बोला है? 2 कर्मागत सम, तो सम संख्या होगा। उसके बाद क्या होगा? 10, उसके बाद क्या होगा? 12, उसके बाद 14, उसके बाद 16, इस तरह से संख्या जाएगी। तो हमको 2 कर्मागत निकाल लीजिए, बाकी सब एक के रहेगा। अब यहाँ इसको 2 से अगर भाग लगाए जाए, कितना? 2 बचेगा, यहाँ आया 1। अब फिर इसको 2 से अगर भाग लगाया जाए 6 को, यहाँ आ जाएगा। हालांकि इस नियम को हम आगे की मतलब क्लास में समझेंगे। तो इसको 6 दूना 3 दूना 6 हो गया, खत्म। 2 से पूरी इस संख्या को भाग लग गया। तो अब समझिए 2 कर्मागत सम संख्या का मौसो क्या आएगा? 2। अब यहाँ देखिए 2 कर्मागत विषम संख्या का मौसो क्या आएगा? 1। अब ऐसा क्यों आया 1? समझिएगा, 2 कर्मागत विषम का रहा है। विषम कहां से स्टार्ट होता है? जैसे देखिए सम को छोड़ दीजिए, जैसे 7 9 क्या हुआ? विषम संख्या हो। अगर हम 9 को भाग लगाएं 7 से तो क्या आएगा? 7 एकम 7, फिर यहाँ 2 आया। फिर अगर इसको 7 को भाग लगाएं, क्योंकि यहाँ कम होनी चाहिए, यहाँ से कम, अगर इसको लगाएं 6, यहाँ आया 1, अब भी नहीं कट रहा है। अब 2 को अब 1 से कटा रहे हैं, 2 बार में, खत्म। तो किससे कटा? पूरी 1 से कटा। अब समझ में आया? ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, 2 कर्मागत संख्या का मौसो 1, 2 कर्मागत सम संख्या का मौसो 2, 2 कर्मागत विषम संख्या का मौसो 1। सेम 1 नंबर जैसा है, यानी मौसो निकालना है, लेकिन किस विधि से? अभाज्य विधि से। इसको भी अभाज्य गुणनखंड विधि निकालना है, गुणनखंड विधि। अब यहां समझिए, पहला नंबर ए नंबर 4 15 है, ठीक है। एक बार 4 12 निकाले थे, 4 का निकालिए, 2 इसका आ जाएंगे, 2 का फिर 2 1 हो गया। देखते हैं क्या 4 का हो गया 15 का। इसको 3 से भाग लगाएंगे 5 हो गया, और 5 को 1, खत्म। अब इसका देखिए 4 का क्या होगा? 2 2, और 5 का देखिए तो 15 का 3 5। अब यहां लिखते हैं, अगर मौसो लिखें, अतः मौसो बराबर क्या मिला? कुछ नहीं, 1 आया है, 1 लिखें। फिर इसका 1 आया था, 1 लिख दें। ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लिए। अब मिला क्या? 1, तो लिख दें 1। समझे? जब ना मिलने लगे तो 1, 4 गुणनखंड 1। बी नंबर समझिए, 8 और 9 है। देखिए 8 का निकालिए, 8 का 2 से 4, फिर 2 से तो 2, फिर 2 से 1। अगर 9 का निकालें तो 9 का क्या आएगा? 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, बस हो गया। अब इनका देखिए 8 से अगर निकालें इसको 8 का, तो 8 बराबर क्या आया? 2 गुना 2 गुना 2। 9 बराबर क्या आया? 3 गुना 3। क्या मिला इसमें? ना तो 2 ना तो 3, तो क्या बचा है? 1। 1 यहाँ सब में रहता है, 1 लिख दी। अब मिल क्या गया? 1। तो मौसो क्या हुआ? अतः में मौसो लिख सकते हैं कि मौसो बराबर 1। क्यों नहीं? मतलब कुछ मिला नहीं, 1 मिला, क्योंकि सबके नीचे 1 रहता है। 1 सार्व गुणनखंड होता है, क्योंकि 1 सभी संख्याओं में पाया जाता है। सी नंबर समझते हैं, 4 और 13 है, ठीक है। हालांकि 4 15 बना लिए हैं, 4 13 देखिए। 4 का 2 से 2, फिर 2 से 1 हो गया इसका। अब 13 का देखिए, 13 में 13 एकम 13। देखिए कितना व्यवस्था इसका करके दिया है कि एक ही संख्या से कट सकता है, वो है 13, और वही आ गया। अब इसका अगर 4 लिखें तो क्या आएगा? 2 गुना 2। इसका क्या आएगा? 13 का आएगा सिर्फ 13, और उसके बाद 1, ये 1 आएगा। इसको भी नहीं मिल रहा तो 1, तो अतः में लिखें, अतः मौसो संख्या क्या आया? मौसो बराबर, यानी महत्तम समवर्तक 1 आया, ठीक है। इसमें जितनी संख्याएं था अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल रहे थे, लेकिन किसी में कोई संख्या कॉमन नहीं हुआ, इसलिए उभयनिष्ठ संख्या 1 लेना पड़ गया, ठीक है। तो तीनों समझ में आ गया। इस तरह से तीनों समाप्त होने के बाद ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। इस तरह से देखिए, इससे मतलब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब जो सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, तो सीख लिए, इसको समझ गए। अब हमें
जो आगे की जो क्लास होगी उसमें सिखा जाएगा। मौसो तो निकालेंगे, लेकिन वो विधि जो होगा वो भाग विधि होगा। कौन विधि? भाग विधि से निकालना। तो अब देखते हैं, वो भी नया इंटरेस्ट चैप्टर है और उसको अच्छे से समझेंगे। और इनको हमें आशा है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, अगर यहाँ कहीं भी इसमें दुविधा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उनका उत्तर देने का कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, आपका धन्यवाद, आपका समय शुभ हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।